गुड मॉर्निंग। एक्सेशन रिवीजन क्लास कंटिन्यू करते फिर हम लोग लास्ट जो क्वेश्चन किए थे टैक्स सैलरी क्वेश्चन 8 किए थे और क्वेश्चन 8 आफ्टर ए क्वेश्चन 9 है। बट क्वेश्चन 9 लेंदी है फिर ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव्स अब ना हर साल दिया जा रहा है तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव से ही आपको मिल जाए मतलब लॉन्ग क्वेश्चन और ऑल्टरनेटिवली इसके साथ सैलरी के साथ दे देता है 2-3 क्वेश्चन। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन 9 ना हम अब बोलोगे तो कर देंगे लेकिन हम वो सॉल्व करके ना हम ग्रुप में डाल देंगे वो जस्ट आप लोग देख लोगे इसमें टाइम भी सेव हो जाएगा फटाफट देख पाओगे रिकॉर्डिंग से ज्यादा। तो हम कुछ सॉल्व करके उसमें भेज देंगे ठीक है ना। तो आज हम लोग क्लास शुरू करते। लास्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 8 9 में अब बोलोगे तो हम भेज देंगे उसका सॉल्व ठीक है ना क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। अब एक ही जैसा क्वेश्चन है वो देख लेना हो जाएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिर मेनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट फ्यू ईयर से ऑनर्स 22 देखो ये सब ऑनर्स 22 का क्वेश्चन है ठीक है। फिर 19 का क्वेश्चन फिर आपका 19 में दो क्वेश्चन आया था है ना। फिर 22 जनवरी में आया 23 में भी आया लेकिन हम किए नहीं 23 का पेपर ठीक है। यस तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते। तो क्वेश्चन 1 ये है आपका लीव सैलरी रिलेटेड। क्वेश्चन 2 ये आपका प्रोविडेंट फंड रिलेटेड इसमें यूआरपीएफ रिलेटेड ठीक है। क्वेश्चन 1 Mr. Basu retired on 31st 10 2023 from a private company. कितना साल सर्विस किए आफ्टर सर्विसिंग 32 years and 10 months of 10 months and received 7,50,000 लीव एनकैशमेंट। लीव सैलरी उठाए 7,50,000। उनका बेसिक सैलरी रिटायरमेंट टाइम था 30,750 पर मंथ और एनुअल इंक्रीमेंट 1,500 रुपये 1,500 पर मंथ फॉल्स ड्यू ऑन फर्स्ट मे एवरी ईयर। हर साल उनका फर्स्ट मे को क्या होता है इंक्रीमेंट होता था 1,500 करके। अभी तो रिटायर किए इससे पहले इंक्रीमेंट हुआ था। यस डीए 50% ऑफ बेसिक बट नॉट फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सैलरी। जब डीए पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है तो डीए नहीं लेना है इसमें से बेसिक। हाँ नॉर्मली क्या होता है बेसिक डीए पार्ट ऑफ सैलरी कमीशन ऑन सेल्स फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स ये लेते हैं। बट इसमें डीए नॉट फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सैलरी तो डीए को कंसिडर नहीं करोगे। और उन्होंने अवेल कर चुके टोटल कितना। अच्छा सॉरी अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल ही वाज एंटाइटल्ड 25 डेज लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। जहां काम करते ना वो कंपनी उनको हर साल 25 दिन अलाउ करता है कि आप छुट्टी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आपका सैलरी डिडक्ट नहीं करेंगे आपको सैलरी मिलेगा ठीक है छुट्टी लेने से भी। और लेकिन अगर आप काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। अगर छुट्टी इतना दिन नहीं लोगे तो जितना दिन काम करोगे उतना दिन के लिए एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। और वो सैलरी आप हर साल उठाते जा सकते हो जितना दिन काम किए कंप्लीट हो गया ये आप देखिए आपके अकाउंट में 20 दिन का सैलरी 20 दिन लीव बच गया मतलब आप छुट्टी नहीं लिए सिर्फ 25 में से 5 दिन छुट्टी लिए तो 20 दिन आपका आप काम किए ना। तो आप ईयर एंड हो गया नेक्स्ट ईयर में डिमांड किए मेरा जो 20 दिन का सैलरी दे दीजिए आपको दे देगा लेकिन अब फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन उन लोगों ने देता है कि आप जमा करते जाओ रिटायरमेंट जब करोगे रिटायर करोगे तब उस टाइम पूरा जितना जमा है उठा लो या जब कभी भी मन नहीं होगा आगे तो जब छोड़ोगे कंपनी तो भी उठा सकते हो। तो कभी भी उठा सकते हो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इसमें भी ऐसा ही केस है रिटायर किए रिटायरमेंट के बाद सारा लीव सैलरी इनकैश कर रहे हैं उनको 7.5 लाख पूरा पूरा लमसम मिला रिटायरमेंट के बाद। और हर साल 25 दिन को लीव मिलता था और लीव एवेल्ड टोटल सर्विस पीरियड में ही एक्चुअली एवेल्ड करना मतलब छुट्टी ले चुके इतना ईच एंड एवरी ईयर 25 डेज सर्विस आपको छुट्टी देता है। और एक भी दिन छुट्टी मतलब पूरा 25 डेज भी आप छुट्टी ले सकते हो हर साल और पूरा काम भी कर सकते हो लेकिन छुट्टी तो कुछ लिए होंगे ठीक है ना।
तो एवरेज किस की है, जितना छुट्टी ले चुके हैं पूरा सर्विस पीरियड में 500 डेज, तो कंप्यूट टैक्सेबल लीव, राइट? यस, तो इसको सॉल्व करते हैं। लीव सैलरी में क्या रूल्स था, अगर ये लीव रिटायरमेंट से पहले इनकेस करेंगे तो फुल्ली टैक्सेबल, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अदर्स हो। आफ्टर रिटायरमेंट इनकेस करने से गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जाम्प्टेड, अदर एम्प्लॉय तो टैक्सेबल कितना, तो वही हम लोग करेंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1, ठीक है। तो इसमें टैक्सेबल लीव सैलरी फाइंड क्या करना है, टैक्सेबल लीव सैलरी ऑफ मिस्टर बासु, मिस्टर पी बासु फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ये सब लिख लेना, 2 कॉलम कर लो, डिटेल्स के लिए एक कॉलम और एक था नेट। लीव सैलरी रिसीव्ड या लीव सैलरी एनकैश्ड, लीव सैलरी एनकैश्ड, ठीक है। तो कितना लीव सैलरी एनकैश किए बोलो, 7,50,000, यस सर, तो लिख दो 7,50,000, सेकेंड कॉलम। अब इससे लेस छूट मिलेगा, कुछ एग्जाम्पशन सेक्शन याद रखना, इसमें लीव है तो 10 10 AA, ठीक है, लीव है तो 10 10 AA, सेकेंड कर लेना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एग्जाम्प्टेड है, सेकेंड अदर्स। लिस्ट ऑफ 4, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4, तो 4 ऑप्शन है, तो 4 में से जो सबसे लोएस्ट वो आएगा, 4 ऑप्शन में से जो सबसे लोएस्ट वो आएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन फिर देखो, कितना करके मिला था, 750, इनका बेसिक सैलरी था 3750 और इंक्रीमेंट फर्स्ट में से हो रहा था 1500, 225 डेज लीव हर साल मिलता है उनको, 500 डेज टोटल सर्विस पीरियड में लीव अवेल कर चुके, बस हो गया ये क्वेश्चन। तो अब सॉरी, तो लिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4, 4 ऑप्शन है, फर्स्ट क्या है, जो जो लीव मिला वही लिख लो, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, जो इनकैश किए ना कितना 750, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है ना, एवरेज सैलरी, एवरेज कैसे सैलरी एवरेज कैलकुलेशन करेंगे, इनटू 10 मंथ्स, तो 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, ये बोला इसमें टर्म है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, आपको एवरेज एवरेज भी करते हैं 10 मंथ से, और इस पर 10 मंथ से फिर इंटू करोगे, तो हम लोग एवरेज सैलरी पहले कैलकुलेशन करेंगे तभी लिखेंगे यहाँ। सी, एक मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट लीव के लिए अभी लिमिट है 25 लाख, ठीक है, पहले 3 लाख था, लेकिन अब वो कितना कर दिया 25 लाख मैक्सिमम लिमिट। और एक क्या है, अब देखेंगे एज पर टैक्स रूल लीव कितना मिलना चाहिए, उसमें से कितना लीव अवेल कर चुके, जो बैलेंस मंथ उसका एवरेज सैलरी के हिसाब से कितना होता है। मतलब क्या है, टैक्स रूल बोलता है किसी एम्प्लॉय को मैक्सिमम इन ए ईयर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर कितना ना 1 मंथ लीव मिलना चाहिए, 30 डेज लीव मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी 20 साल काम की तो 20 साल इंटू 30, तो 600 डेज लीव मिलना चाहिए। अब पूरा 20 साल में 600 डेज काम किए होंगे, हाँ किए होंगे, तो पूरा लीव उन्होंने काम किए, कुछ छुट्टी नहीं ली, अवेल नहीं किए, लेकिन कुछ तो छुट्टी लिए होंगे ना, मान लो अवेल किए टोटल 600 डेज में से कितना
से 150 डेज छुट्टी ले चुके टोटल सर्विस पीरियड में 150 दिन 600 माइनस 150 450 दिन का उनका अकाउंट में लीव जमा होना चाहिए है ना यस जमा होना चाहिए और उसको मंथ्स में डिवाइड करने के लिए फिर 30 से डिवाइड करो 450 बाई 30 तो 15 मंथ्स हो जाएगा 15 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी ये कर लोगे लास्ट ऑप्शन तो क्या होना चाहिए मैक्सिमम टैक्स रूल बोल रहा है किसी को 1 मंथ से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए अगर मंथ्स के हिसाब से देखे 1 मंथ फॉर इज कंप्लीटेड ईयर्स तो 20 ईयर सर्विस के तो 20 मंथ्स अब पूरा सर्विस पीरियड में मान लो 10 मंथ्स लीव अवेल कर चुके हैं माइनस कर देंगे 10 मंथ्स तो अब किसी को 1 मंथ से ज्यादा लीव मिलता है हर साल मतलब 40 डेज 35 डेज तो उस केस में टैक्स रूल के हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन जो करेंगे 30 डेज के हिसाब से 1 मंथ के हिसाब से लेकिन किसी को इससे कम मिलता है तो जितना मिलता है उसके हिसाब से मैक्सिमम 1 मंथ बोला ना टैक्स रूल तो इनको तो 25 डेज लीव मिल रहा था तो इसमें लिखेंगे 25 डेज 25 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स मिला था और उन्होंने कितना ईयर सर्विस कंप्लीट किए थे फिर एक बार क्वेश्चन देखो हम पढ़ रहे इसमें अपना रिवीजन सीट है अपने पास तो मैक्सिमम इसमें सॉरी कितना ईयर सर्विस किए तो शुरू में दिया है 32 ईयर्स एंड 10 मंथ्स ऑफ सर्विस 10 मंथ्स नहीं लेना फ्रैक्शन चाहे 6 मंथ से ज्यादा है कम है कुछ नहीं देखना कंप्लीटेड ईयर्स होना चाहिए इसमें 32 ईयर्स इंटू 32 तो 32 इंटू 25 डेज करोगे टोटल डेज हो जाएगा माइनस लिव एवेल्ड ठीक है लिव एवेल्ड कितना 32 ईयर्स काम किए थे लिव एवेल्ड अब ब्रैकेट इनटू एवरेज सैलरी मतलब एवरेज सैलरी का दो कैलकुलेशन आ गया ना यहाँ भी लगेगा एवरेज सैलरी और इसमें भी लगेगा एवरेज सैलरी तो दो नहीं कैलकुलेशन एक ही करेंगे लेकिन दो जगह इसका एप्लीकेशन आ गया तो अब इसको कैलकुलेशन करते 25 डेज इंटू इंटू कितना 25 डेज करके 32 एक मिनट 25 डेज करके 32 तो 32 इंटू 25 ये मल्टीप्लाई करने से होता है 800 दिन 800 डेज इससे लिव एवेल किए क्वेश्चन में दिया था 500 डेज तो इसको डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 30 इक्वल टू कितना हो रहा है देख लो 300/30 में तो 10 मंथ्स ये भी 10 मंथ्स आया इनटू एवरेज सैलरी अब एवरेज सैलरी कैलकुलेशन करके पुट करेंगे राइट नोट एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी अच्छा अब इसमें थोड़ा सा लिख ले इसमें एवरेज सैलरी में क्या क्या लेंगे एक तो सैलरी मतलब इसमें बेसिक लेंगे और डीए अगर पार्ट ऑफ सैलरी है तो डीए पार्ट ऑफ सैलरी है तो वो भी लेंगे प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर या सेल्स है तो ये भी लेंगे कितना दिन का लेंगे लास्ट 10 मंथ्स का लेंगे सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स ये बार बार हम नहीं लिखेंगे अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए इसको लिख रहे हैं सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स ठीक है रिटायरमेंट तक अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट तब तक जिस दिन रिटायर किया उस दिन तक अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ठीक है लास्ट 10 मंथ्स लेंगे बेसिक डीए पार्ट ऑफ सैलरी कमीशन है तो लेकिन कब तक लेंगे लास्ट 10 मंथ्स जिस दिन रिटायर किए उस दिन तक अगर कोई 15th ऑफ दिसंबर रिटायर किए तो हम लोग लास्ट 10 मंथ्स लेंगे 15th ऑफ दिसंबर तक मतलब दिसंबर का आधा इधर लेंगे हाफ मंथ इधर लेंगे ना इससे पहले का लेते जाएंगे फिर जो फर्स्ट मंथ आएगा 10 मंथ में से जब शुरू होगा मतलब एक बार सब सोचो 15 दिसंबर है तो 15 जनवरी से दिसंबर कितना मंथ हो जाएगा नहीं नहीं सर जनवरी से तो नहीं होगा फरवरी के बाद मार्च से होता है ना तो मार्च से दिसंबर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 10 मंथ चाहिए हमको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यस मार्च से हो रहे हैं तो मार्च से कब तक लेंगे मार्च का
नहीं, फरवरी 15 से लेंगे क्योंकि दिसंबर पूरा नहीं है, दिसंबर का आधा है ना? मतलब फरवरी 15 से लेके दिसंबर 15 तक लेंगे। ओके, अगर कोई मंथ एंड में होता है तो फिर मंथ एंड तक लेंगे। यस सर। तो अब इसमें देखते हैं बेसिक सैलरी। तो अब बोलो इन्होंने रिटायर कब किए थे? क्वेश्चन में दे रहा था रिटायर किए तो 31 10। तो इसमें सैलरी ऑफ सैलरी फ्रॉम, अगर रिटायरमेंट डेट है 31 10 2023, 10 मार्च से तो चाहिए ना, 1 जनवरी से हो जाएगा। 1 1 2023 से लेके कब तक चाहिए बोलो? हम लोग को ये पीरियड का चाहिए। तो जनवरी से लेके अक्टूबर कितना मंथ्स हो रहा है? 10 मंथ्स ही तो हो रहे हैं, लास्ट 10 मंथ्स लेना। समझ में आया? बीच में इनका इंक्रीमेंट हो गया फर्स्ट में से इंक्रीमेंट हो गया। इससे काउंट कितना इजीली हो जाएगा। फर्स्ट में हर साल उनका इंक्रीमेंट होता है। कितना इंक्रीमेंट होता है? 1500 रुपया। तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ 1500, ऐड हो गया सैलरी। अब रिटायरमेंट जब किए उस टाइम उनको बेसिक सैलरी मिल रहा था, ये बेसिक फाइन कर अभी, ठीक है? उनको बेसिक मिल रहा था कितना? 30,750। समझो इसको। रिटायरमेंट डेट जब रिटायर किए उस टाइम मंथली सैलरी उनको मिला इस मंथ में कितना? 3750। हम लोग को 1 जनवरी से चाहिए 10 मंथ्स, लेकिन बीच में मई से उनका इंक्रीमेंट हो गया था 1500। मतलब ये मई से लेके यहाँ तक उनको 30,750 पर मंथ मिला। इंक्रीमेंट हो गया था, ये रिटायरमेंट के टाइम जो मिला हो तो इंक्रीज करके ही तो मिला था ना। और इससे पहले जनवरी से उनको सैलरी 1500 रुपया कम मिलता था। बोलो 30,750 से माइनस कर दो 1500, तो कितना मिलता था? 29,250 पर मंथ मिलता था। ये हम अलग कर लिए तो इस पे कैलकुलेशन इजी हो। इतना कुछ आप एग्जाम में तो नहीं दिखाओगे, जस्ट काउंट करो लास्ट 10 मंथ्स कब से कब तक हो रहे हैं, कितना दिन क्या सैलरी था, वो कैलकुलेशन करना। देयरफॉर बेसिक बेसिक सैलरी इक्वल टू बोलो 29,250 इनटू जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फर्स्ट में से तो बढ़ गया तो 4 मंथ्स है, प्लस 30750 इंटू, ऑब्वियसली 6 मंथ्स होगा, 10 मंथ्स ले रहे हैं ना। 30750 में से काउंट करो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 6 मंथ्स। तो इंटू करो, जोड़ लो, ये हो जाएगा बेसिक सैलरी। समझ में आया? 29250 इंटू 4, ये हो गया आपका 1,17,000 प्लस 30750 इंटू 6, ये होता है आपका 1,84,500। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल बेसिक आ जाएगा। जोड़ लो इसको, 1,1,1,1,7,000, ये जोड़ के आया 301,301,500। ये क्या बोला था? नॉट ए पार्ट ऑफ सैलरी, नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ सैलरी, तो डीए नील ऐड करेंगे नहीं। इसमें लिख रहा हूं सब कुछ। कमीशन ऑन सेल्स, ये भी नहीं है। तो टोटल सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, ठीक है? तो कितना आ रहा है? 301,500। तो एवरेज कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 10। एवरेज सैलरी इक्वल टू, डी होता तो भी जोड़ लेते, कमीशन होता वो भी जोड़ लेते लास्ट 10 मंथ्स का। 301,500 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 30150। तो आपको पर मंथ एवरेज सैलरी मिल गया, ठीक है ना? यस, आप क्वेश्चन में पुट कर दो। तो एवरेज सैलरी इंटू 10, 30150 इंटू 10, तो यार 301,500 जो 10 मंथ्स का ही था वही, ये भी तो 10 मंथ्स आया, तो इसमें भी सेम अमाउंट आएगा, है ना? इंटू कितना? 30150, तो इसमें भी हो रहा है 301,500। अब इनमें से लोएस्ट में क्या लेंगे? सबसे लोएस्ट क्या है बोलो? वही 301,500, यही तो सबसे लोएस्ट है। यस सर। तो जब ये लोएस्ट है माइनस कर दो, बाकी टैक्सेबल, ठीक है?
बैलेंस हो जाएगा टैक्सेबल लीव सैलरी, टैक्सेबल लीव सैलरी। ओके, तो कितना हो रहा है 750 से 7,50,000 से माइनस कर दो 301,500 इक्वल टू 4,48,500। लिव सैलरी टैक्सेबल कितना हो रहा है 4,48,500। यस, ये आंसर राइट। तो ये था क्वेश्चन वन लिव सैलरी ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन टू में आते, इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे दिए, लेकिन इतना बस आपको याद रखना है कैसे कैलकुलेशन करोगे, बस इसीलिए हमें टेबल टेबल सब कुछ करके दिए थे। खैर, अब आ जाते क्वेश्चन टू, ये भी सेम ईयर में ही आया था ऑनर्स 22 में। क्वेश्चन टू क्या है, क्वेश्चन टू में ना यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसका रूल्स थोड़ा लिख देते। देखिए क्वेश्चन में ना रूल्स हम बता रहे हैं, आप लोग को तो समझ गए हैं। ओह, आ गया, यस, यूआरपीएफ ऑन, क्यों ये हो रहा है भाई? ओहो, ये डिस्टरबेंस ना प्रॉब्लम करता है। क्यों इस तरह शिफ्ट हो रहा है, एक बार हम इसको, एक मिनट, ये क्यों हो रहा है बाबा? देखो नीचे करो तो ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। वह ऑफ करके ऑन करे फिर। नोट पैड में इशू हो रहा है, इशू होने से प्रॉब्लम होता है, कभी पेन में इशू तो कभी आपका नोट पैड में इशू, कभी और किसी में, कभी माइक में, ये सब झमेला लगा रहता है इस रिकॉर्डिंग सिस्टम में ना, सब झमेला लगा ही रहता है। यस, क्वेश्चन टू देखते हैं। यस, ठीक है। तो क्वेश्चन टू, इसमें क्या दिया है, यूआरपीएफ, क्या दिया, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। अगर ये रिकॉग्निशन नहीं मिला टैक्स अथॉरिटी से तो इसको अनरिकॉग्नाइज बोलते हैं। इस प्रोविडेंट फंड में कैसे जमा होता है, तो रिकॉग्नाइज होता है, अनरिकॉग्नाइज तो सैलरी लॉ क्वेश्चन में सब में वही था, लेकिन अनरिकॉग्नाइज भी होता है। अगर अनरिकॉग्नाइज है तो इसमें भी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन जैसे रिकॉग्नाइज नहीं होता, मतलब एम्प्लॉयर भी करते, एम्प्लॉय का अकाउंट में जमा करते और एम्प्लॉय खुद भी जमा करते। तो मैंने जो जमा कर रहा हूं तो सैलरी का ही पार्ट है, तो मैंने तो सैलरी में तो टैक्सेबल दिखा दिए, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर जमा कर रहे हो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। कब होगा, हर साल जमा कर रहे हो वो अमाउंट नहीं, जब उठाएंगे वहां से पैसा, जब यूआरपीएफ से पैसा उठाएंगे। सर वो यूआरपीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, तो किसी बैंक में होगा तो इंटरेस्ट भी तो दे रहा है। यस, तो मेरा जो जमा है प्लस एम्प्लॉयर जमा किया सभी तो मेरे अकाउंट में जमा है ना, तो ऑब्वियसली टोटल फंड पे इंटरेस्ट भी वो लोग देगा। हम जब उठाएंगे टोटल फंड में हम दो मतलब एम्प्लॉयर और मैंने जितना जमा किए थे प्लस इंटरेस्ट ऐड करके मिलेगा। ठीक है ना। अब मान लो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में 60-40 इस तरह जमा किए थे, जनरली इक्वल ही होता है। तो मान लो टोटल जमा किए थे 6 लाख या 5 लाख, 5 लाख का 60%, 3 लाख मैंने जमा किए थे, और 5 लाख का 40%, 4 लाख, 5 लाख में 40, 2 लाख वो एम्प्लॉयर जमा किए थे। तो एम्प्लॉयर कितना जमा किए थे, 2 लाख, है ना। मैंने कितना जमा किए थे, 3 लाख। मैंने जो जमा किए थे मेरे लिए टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो मेरा सैलरी का ही पार्ट है, सैलरी में तो टैक्सेबल दिखा दिए थे। लेकिन एम्प्लॉयर जब 2 लाख जमा किए, जब उठाया मैंने वो पैसा, वो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा।
कौन सा सेक्शन में टैक्सेबल होगा ना? 17(3) प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी में ही आएगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। और जो इंटरेस्ट मिला था, इंटरेस्ट तो टोटल पे मिला ना, इंटरेस्ट में से भी रेशियो के हिसाब से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर 40% था, टोटल इंटरेस्ट का भी 40%, इंटरेस्ट मान लो 1 लाख मिला तो उस पर 40%, 1 लाख पे 40%, तो 40,000 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वो मेरा सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट किया था प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ में, वो जब उठाएंगे वो मेरे लिए टैक्सेबल होगा, प्लस उस पे जो इंटरेस्ट है वो भी मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और मेरा जो जमा था वो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं है, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है उठाए वो मेरा आधार सोर्सेस में आ जाएगा। ये एक चीज बताए। अब हम इसमें इस क्वेश्चन में आ जाते। क्वेश्चन दिया है, क्या दिया क्वेश्चन देखो, मिस्टर रंजीत सेन वर्किंग इन ए कंपनी एट ए सैलरी 30,000 पर मंथ ऑन December 23, ठीक है, और ही लेफ्ट द जॉब, उन्होंने जॉब छोड़ दिए और रिसीव किए से 3,75,000 एज रिफंड ऑफ यूआरपी, यू आर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पूरा पैसा उठा लिए, जितना भी जमा हुआ था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कितना उठाए, जॉब छोड़े तो यहां से उठा लिए पैसे 3,75,000, और उसमें इंटरेस्ट मिला कितना 75,000। तो बोलो 375 में से 75 इंटरेस्ट माइनस करो टोटल इंटरेस्ट, बाकी 3 लाख क्या था, दोनों कंट्रीब्यूट किए थे, कौन कौन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यस सर, बोथ ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट, तो बोलो 3 लाख इक्वल मतलब 1.5 लाख कंट्रीब्यूट किए थे, यस सर। तो इंटरेस्ट भी हाफ हाफ हो जाएगा, 75 का आधा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे मिला और उसका आधा मेरा ओन कंट्रीब्यूशन पे मिला, मतलब रंजीत सिंह का कंट्रीब्यूशन से मिला, यस सर। तो मेरे लिए टैक्सेबल क्या होगा, अब वही चीज लिखना है इसमें, तो अब करें। देखो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इन कैश फ्रॉम यूआरपीएफ, कभी भी उठाओगे तब ये टैक्सेबल। ये दे दिया कितना, रुपीज 3,75,000, ऊपर रुपीज लिख लेते, बार बार नहीं करनी पड़ेगा। इसमें बोलो टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना 75, तो टोटल कंट्रीब्यूशन तो इसमें जमा हुआ था, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 3 लाख, कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, वो देखो एम्प्लॉय भी सेम कंट्रीब्यूट किए इक्वली, contributed by each employer and employee इक्वल टू हाफ हो जाएगा, दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन इज द हाफ, 60-40 रेशियो तो 60-40 कर देते। एम्प्लॉयर का अलग से देखना होगा, एम्प्लॉय का अलग से, ठीक है ना, एम्प्लॉयर का ही देखेंगे। एम्प्लॉयर इक्वल टू 3 लाख इंटू हाफ, दैट इज 150, ठीक है ना। अब आ जाते हैं टैक्सेबल, टैक्सेबल दो पार्ट आएगा, टैक्सेबल यूआरपीएफ अंडर सेक्शन 17(3) as profit in lieu of salary, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, ठीक है, ये प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी में टैक्सेबल होता है। तो कितना अमाउंट प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी में टैक्सेबल करोगे वो देख रहा हूं। तो इसमें एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन, वो पैसा मेरे लिए इनकम होगा ना, लिखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किए थे, बोलो 1.5 लाख। जो मैंने खुद कंट्रीब्यूट किए हो तो मेरा सैलरी का पार्ट है, सैलरी तो टैक्सेबल इनकम में दिखाए थे, और नहीं आएगा टैक्सेबल। अब एम्प्लॉयर पे इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, दोनों चीज 17(3) इन ऑफ सैलरी में, बोलो टोटल इंटरेस्ट कितना दिया था 75,000 ना, तो इसका आधा एम्प्लॉयर पे और आधा मेरा फंड पे हुआ है ना, मेरा कंट्रीब्यूशन पे, तो ये 37
500, ये जोड़ लो, ये हो गया टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(3) प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 1,87,500 टोटल। समझ में आया? तो सैलरी में ही आएगा, सैलरी में प्रॉफिट मतलब बाकी लिखते थे ना 17(2), इसके बाद लिख लोगे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी सेक्शन 17(3), उसमें अमाउंट फ्रॉम रिसीव फ्रॉम यूआरपीए बोल के एक कैलकुलेशन दिखा देना, राइट। और बी पार्ट, अब मेरा जो कंट्रीब्यूशन उसको लेके क्या होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्टेड है, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओन कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ओन कंट्रीब्यूशन, तो बोलो हाफ ऑफ है ना कंट्रीब्यूशन, हाफ इंटरेस्ट, बाकी हाफ इंटरेस्ट। ये भी क्या है, ₹37,500। बोलो टोटल का आधा तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे था, ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक हेड होता है ना अदर सोर्सेस इनकम, उसी हेड में दिखाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, ये जो ओन ओन कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट ये मेरा टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, और कौन सा हेड में दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बस कंप्लीट है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। यस सर, इस तरह एक और आया बाद में, ऐसे ही क्वेश्चन आया, वो हम रिपीट है इसीलिए मतलब नहीं लिए, अमाउंट चेंज करके आया था। बोलो समझ में आया? यस, ये था क्वेश्चन 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3, 3, 4, 5, 6, बस 4 क्वेश्चन और है, ये हो जाएगा आज। क्वेश्चन नंबर 3, 3 है आपका ग्रेचुइटी। क्या चीज का, यस ग्रेचुइटी, और ये नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया है क्वेश्चन 3 में है, मिस्टर डी पोद्दार एन एम्प्लॉय ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इन कोलकाता नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ग्रेचुइटी एक्ट कवर्ड नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। Received from retired from service on December 31st, 2023 after completion of 32 years and 8 months of service। अगर नॉट कवर्ड ना तो इसमें भी फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स नहीं लेते, मंथ्स को छोड़ दो देना। कवर्ड है तो इस केस में फ्रैक्शन भी लेंगे अगर 6 मंथ से ज्यादा होगा, 6 और अबव होगा तो ठीक है, 6 मंथ से अबव होगा तो फ्रैक्शन लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और अगर वो नॉट कवर्ड है तो फ्रैक्शन छोड़ ही देंगे, चाहे 6 से अबव हो बिलो हो तो देखना नहीं है, छोड़ देना। और ग्रेचुइटी मिला कितना, 9,80,000। इस सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 32,000। डीएच 6400 पर मंथ, नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ सैलरी, तो फिर छोड़ दो, सैलरी डी आएगा ही नहीं, नॉट फॉर्म तो नहीं आएगा, फॉर्म ए पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए तभी लेंगे। और उनका इंक्रीमेंट, ऑब्वियसली इंक्रीमेंट क्या चीज में कुछ बोला नहीं, बताया नहीं, मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट था, ये समझ लेना। इंक्रीमेंट 900 फेल ड्यू ऑन 1 जुलाई ईच ईयर। हर साल उनका बेसिक में इंक्रीमेंट होता है, 900 रुपया 1 जुलाई को होता है। कंप्लीट टैक्सेबल ग्रेचुइटी ऑफ पोद्दार। और यस, कवर्ड नहीं है ना, तो एवरेज सैलरी करना होगा लास्ट 10 मंथ्स का, ठीक है। लेकिन जो लिव सैलरी में था ना अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो नहीं, इसमें मंथ ऑफ रिटायरमेंट को छोड़ देते, उससे पहले का 10 मंथ्स लेते, ठीक है। ये डिफरेंस ध्यान में रखना। सैलरी में वही लेंगे, बेसिक डीए पार्ट ऑफ सैलरी तो लेंगे, कमीशन ऑन टर्नओवर लेंगे 6% ऑफ टर्नओवर, बट कितना दिन का लेंगे, बोलो लीव सैलरी में क्या किए थे, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ले रहे थे, लेकिन इसमें मंथ ऑफ रिटायरमेंट छोड़ देंगे, उससे पहले का 10 मंथ्स लेंगे, बस इतना डिफरेंस है। अब कैलकुलेशन करते इस क्वेश्चन को, टैक्सेबल ग्रेचुइटी, टैक्सेबल ग्रेचुइटी ऑफ किसका हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मिस्टर डी पोद्दार, मिस्टर डी पोद्दार, ब्रैकेट में लिख लेते नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ईआर लिखने का जरूरत है, पेमेंट और नॉट कवर से भी इतना लिखने से भी चलेगा, ठीक है। यस सर। अब आ जाओ
टैक्सेबिलिटी क्या होगा, कितना मिला उससे लेस डिडक्शन करेंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो कितना मिला, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव लिखो, एक्चुअल ग्रेचुइटी, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड कितना मिला, क्वेश्चन देखो, ग्रेचुइटी मिला 9,80,000, ठीक है, कितना मिला ग्रेचुइटी, 9,80,000, ओके। ग्रेचुइटी क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद लमसम एम्प्लॉयर पे करता है जनरली, जब पेंशन नहीं देता ना कंपनी तो ग्रेचुइटी देता है, हाँ कोई तो दोनों ही दे देता है, बात रेयर है। यार ग्रेचुइटी मिला इतना, कितना मिला था, 9,80,000, राइट। अब लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन ग्रेचुइटी 1010, ग्रेचुइटी 1010, पेंशन 1010 कैपिटल ए, एक ए, और लिव सैलरी 1010 डबल ए, ठीक है ना। अब 1010 के बाद ये अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एग्जाम्प्टेड है, सेक्शन 1 हो जाएगा, 1010 फास्ट, सेक्शन नहीं हो सब सेक्शन क्लॉज, क्लॉज हो जाएगा फास्ट। और अगर कवर्ड है तो सेकंड, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसमें आइदर कवर्ड या नॉट कवर्ड, कवर्ड तो सेकंड, नॉट कवर्ड तो थर्ड, 1010 थर्ड, नॉट कवर्ड था ना। और लिस्ट ऑफ थ्री, इसमें तीन ऑप्शन में से लोएस्ट लेंगे, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री, थ्री थ्री ऑप्शन क्या क्या है लिख रहा हूं ना आगे, भाई एक्चुअल जो मिला लिख लो इसको, फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, बोलो कितना मिला, 9,80,000, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, अच्छा एक लिमिट लिख लेते, मैक्सिमम लिमिट यहीं पे लिख लेते, मैक्सिमम लिमिट इसमें है 20 लाख, लिव सैलरी में कितना 25 लाख कर दिया अभी, और इसमें 20 लाख पहले से था अभी भी है, ठीक है। सी, थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर नॉट कवर्ड तो ये थर्ड ऑप्शन में हो जाएगा हाफ इंटू एवरेज सैलरी, हाफ इंटू एवरेज सैलरी कैलकुलेशन करेंगे इंटू हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर्स, कितना ईयर सर्विस किए, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, राइट। तो फिर एवरेज सैलरी करेंगे तभी आएगा, राइट, ओके। तो नीचे नोट में आ जाते एवरेज सैलरी, नोट एवरेज सैलरी, सर एवरेज सैलरी कैसे करते, एवरेज सैलरी कैसे होता है, बोलो ना अभी। बेसिक सैलरी में क्या क्या लेंगे, पहले देखो सैलरी में लेंगे बेसिक सैलरी, लेंगे डीए, सैलरी में लेंगे कमीशन, लेकिन डीए पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए, कमीशन और टर्नओवर होना चाहिए। और इसमें लास्ट 10 मंथ्स का लेंगे, एवरेज के लिए लास्ट 10 मंथ्स लेंगे, लेकिन जिस मंथ्स में रिटायर किए उस मंथ्स को छोड़ के, तो इन्होंने रिटायर कब किए थे, बोलो, रिटायर किए थे दिसंबर में किए थे एंड, तो दिसंबर छोड़ देंगे, मतलब नवंबर तक लेंगे, तो लिखो सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, सैलरी ऑफ लास्ट 10 months up to 30th November 11 2023, क्योंकि जिस मंथ में रिटायर किए उसको छोड़ना, दिसंबर में रिटायर किए थे ना क्वेश्चन में देखो, यस सर। तो बोलो 11 हो रहे तो कब से आएगा, कब से होगा बोलो, फरवरी से, काउंट करो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यस। तो फ्रॉम फेब्रुआरी 1 to 2023 टू ये लेना होगा। अब क्या इनका इंक्रीमेंट था ना, यस सर इंक्रीमेंट था, क्वेश्चन में देखो 900 रुपया इंक्रीमेंट बोला है, और रिटायरमेंट के टाइम उनको मिला था कितना, 32,000, तो इस टाइम में 32 था, 900 पहले इंक्रीमेंट, तो फेब्रुआरी में क्या था बोलो, फेब्रुआरी में 900 कम था 32 से, तो 100 होगा, अरे 32,000 रिटायरमेंट के टाइम 900 रुपया इंक्रीमेंट हुआ, तो 900 कम करोगे कितना आएगा, 31,100, कितना मंथ होगा बोलो, फेब्रुआरी से लेके इंक्रीमेंट उनका हुआ था, एक मिनट फिर पढ़ते, क्वेश्चन में दिया था रिटायरमेंट इतना, इंक्रीमेंट हर साल 900 जुलाई में होता है, तो
फरवरी से लेके 1 जुलाई नहीं, 1 जुलाई से इंक्रीमेंट होता है, तो कब तक लेंगे? जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 मंथ्स आ रहे हैं इनटू 5 मंथ्स, ठीक है। और फ्रॉम जुलाई टू 30 जून 23 ये लिख लेते हैं, एंड फ्रॉम जुलाई 23 टू 30/11/23, तो ये भी 5 मंथ्स आएगा, तो 32 हो गया था इंटू 5, है ना। तो 30 ये मल्टीप्लाई करो, 31,100 इंटू 5, 1,55,500 इंटू करो 5 से, ठीक है। और ये हो रहा है आपका 3 150 10 160, दोनों को ऐड करने से 315,500, दोनों जोड़ के कितना? 315,500। ये बेसिक सैलरी आया, ठीक है ना। और डीए, डीए नॉट ए पार्ट ऑफ सैलरी, ये बोल दिया क्वेश्चन में, नॉट ए पार्ट ऑफ सैलरी, तो डीए नील हो जाएगा। अगर होता तो डीए जितना पार्सल वो ले लेते, कमीशन तो है नहीं, तो टोटल कितना? 315,500। तो एवरेज क्या होगा? डिवाइड बाय 10, एवरेज सैलरी इक्वल टू 315,500 डिवाइड बाय 10 इज 31,550। एवरेज सैलरी मिल गया आपको पर मंथ, समझ में आया ना। बस अब इसमें पुट करते जाओ, तो हाफ इनटू लास्ट ऑप्शन, हाफ इनटू 31,550, 31,550 इनटू कितना इयर्स कंप्लीट किए थे ना? 32 इयर्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, यस 32 इयर्स 8 मंथ्स, तो इनटू कितना करोगे? 32, राइट, यस सर। अब कैलकुलेशन कर लो, ये होता है, कैलकुलेटर लेते 32 इंटू हाफ मतलब 16, 31,550 इंटू कितना? 16, ये होता है आपका 5,04,800, 5,04,800। अब बोलो सबसे लोएस्ट क्या है? भाई 5,04,800, 5,04,800 इनको डिडक्शन मिल जाएगा, ये माइनस कर देना, बाकी जो पोर्शन वो टैक्सेबल ग्रेचुइटी आ जाएगा, वो आ गया आपका टैक्सेबल ग्रेचुइटी। फाइल कर लिए, तो माइनस कर दो 9,80,000 से, तो ये आ रहा है आपका 4,75,200, यस 4,75,200, दिस इज टैक्सेबल ग्रेचुइटी, राइट, यस सर। ना क्वेश्चन नंबर, कंटिन्यू आगे, बस 3 और क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है पूरा। एक ही जैसा क्वेश्चन होगा तो अलग बात है, हम लोग करोगे, ट्राई करोगे। यस, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका लीव सैलरी, फिर कर दे, अब उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन 4, ये आया था 19, अडॉप्ट किए मतलब थोड़ा हो सकता है डेट में चेंज या अमाउंट में कुछ चेंज होगा। क्वेश्चन में जहां से लिए वो अडॉप्ट किया हुआ था, तो मैंने भी अडॉप्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर क्या बोले? यस, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर आर.के. ठाकुर retired in February 29, 2024, a private company से after completion of 30 years and 9 months of service। बोलो ना, अगर लीव है, लीव 1 मंथ इनका, यस लीव है तो फ्रैक्शन छोड़ देना, इज एंटाइटल्ड टू 1 मंथ लीव ईच कंप्लीटेड ईयर। अब इनको उस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में 25 डेज कंपनी देता था, इनको 1 महीना दे रहे हैं, और टैक्स रूल भी बोलते हैं 1 महीना तक मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही टुक 8 मंथ्स लीव, अच्छा ड्यूरिंग सर्विस लाइफ, पूरा सर्विस पीरियड में 8 महीने का तो लीव अवेल कर चुके, तो टोटल कितना होता है? -8, बैलेंस टैक्सेबल, बैलेंस पार्ट आएगा था, फोर्थ ऑप्शन। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेसिक पे था 16,000, डीए 50% ऑफ बेसिक, डीए में बोला नहीं पार्ट रिटायर मतलब नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी नहीं बोला, तो डीए कंसिडर करेंगे पार्ट ऑफ सैलरी। इस इंक्रीमेंट बेसिक में है 1,000 पर मंथ ऑन 1 जनवरी ईच ईयर, और 4 लाख लीव सैलरी इन कैश की है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, यस ये है क्वेश्चन। बार बार हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे। और टैक्सेबल लीव सैलरी ऑफ मिस्टर ठाकुर, देखो टैक्सेबल लीव सैलरी ऑफ मिस्टर कौन है? आर के ठाकुर,
आर के ठाकुर, ठीक है। जैसे किए थे तो लीव सैलरी रिसिव्ड, लीव सैलरी इनकैश, लीव सैलरी रिसीव्ड एक ही बात है। इनकैश किए मतलब उठाए ना, कितना रिसीव किए, 4 लाख ने दिया ना, 4 लाख इनकैश किए लास्ट में, यस सर। प्लस गवर्नमेंट नहीं है तो एग्जाम्प्टेड नहीं, गवर्नमेंट होता फुल्ली एग्जाम्प्टेड तो नील हो जाता, टैक्सेबल नील हो जाता। बट अदर्स है तो लेस डिडक्शन, एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(10) और ए सेकेंड 10(10) इतना याद रखना है एटलीस्ट। ओके बोलो क्या था, 4 ऑप्शन होते हैं ना, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4। सर 4 ऑप्शन में क्या क्या है, एक जितना मिला वो लिख लो, एक्चुअल लीव सैलरी, ये जो एक्चुअल सैलरी कितना 4 लाख, वो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ्स, ठीक है। तो एवरेज करेंगे और 10 मंथ से इंटू करेंगे, बेसिक भी है, डीए भी है, इंक्रीमेंट भी है, तो कैलकुलेशन है, ठीक है, नोट करेंगे तभी हो पाएगा। थर्ड ऑप्शन मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट क्या बोला ना, 25 लाख हो गया इसमें, लीव सैलरी में 25 लाख और ग्रेचुइटी में 20 लाख। और फोर्थ ऑप्शन डी, अब उनको कितना दिन का लीव मिल रहा था, हर साल 1 महीना, तो 1 मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर्स, एक बार लिख लेते, कंप्लीटेड ईयर्स पूरा इतना, इससे लेस करेंगे लीव एवेल्ड, लीव एवेल्ड इतना छुट्टी ले चुके, इनटू एवरेज सैलरी, इनटू क्या करोगे, एवरेज सैलरी, राइट, यस सर। तो अब लास्ट ऑप्शन भी एवरेज सैलरी तो चाहिए, फिर भी ये कर लेते, 1 इंटू इन्होंने कितना ईयर सर्विस कंप्लीट किए, 30 ईयर्स कंप्लीट, ओहो क्यों इधर उधर हो, 30 ईयर सर्विस की तो 1 इंटू तो 30 मंथ्स हो गया, और इन्होंने 8 मंथ्स लीव अवेल कर चुके, ठीक है ना, और इंटू कर लेंगे एवरेज सैलरी फिर, ओके यस। तो 30 - 8 12, 12 इंटू एवरेज सैलरी। अब हम लोग को एवरेज सैलरी तो करना है, नोट में आ जाओ, नोट लिखो एवरेज सैलरी, तो इसमें क्या लेंगे, बेसिक और डीए अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, अप टू डेट ऑफ 10 मंथ्स है ना, कितना दिन का लेंगे बेसिक डीए, एक मिनट, ऑफ लास्ट 10 मंथ्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। क्वेश्चन देखो, रिटायरमेंट डेट क्या दिया है, रिटायरमेंट डेट दिया था February 29th 2024, टू 29 February 2024, पूरा मंथ एंड में ही रिटायर किए, तो फरवरी तक लेना होगा, बोलो कब से लेंगे, फरवरी इधर जनवरी पर 2 महीना हो गया, तो उधर फरवरी से 2 महीना आगे बढ़ जाओ, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, तो मई से आएगा, फर्स्ट मई से आएगा, ठीक है ना, फ्रॉम 1/5/23 टू 29 February 24, ये देखेंगे। अच्छा रिटायरमेंट के टाइम उनका सैलरी क्या था, तो लिखते इसमें बेसिक, रिटायरमेंट के टाइम सैलरी था सर 16,000 था, क्वेश्चन में दिया, अब रिटायरमेंट के टाइम कितना सैलरी था, 16,000 पर मंथ, रिटायरमेंट के टाइम मतलब फरवरी में था, और बीच में उनका इंक्रीमेंट हो गया, कब इंक्रीमेंट हो गया, बीच में इंक्रीमेंट हुआ था 1 जनवरी, हर साल इंक्रीमेंट होता है, और उसमें 1,000 रुपये इंक्रीमेंट हुआ था, तो जनवरी से पहले,
अच्छा जनवरी, ये तो जनवरी फरवरी 2 महीना ही तो। अच्छा प्लस कर लेते, 2 मंथ से मिला। जनवरी में तो इंक्रीमेंट 1000 था और फरवरी में रिटायर किए 16,000 मिला था, तो 2 महीना 16,000 करके उठाए। तो इससे पहले 8 महीना कितना 15,000 करके कितना मंथ्स उठाए, 8 मंथ्स उठाए, तभी ना आएगा टोटल 10 मंथ्स। बोलो, फरवरी में रिटायर की, उस टाइम 16,000 सैलरी था। और हर साल उनका जनवरी में, तो रिटायरमेंट से पहले जनवरी आ गया था, उसमें 1000 बढ़ गया था, तो जनवरी से पहले 1000 कम था, 15,000। 15,000 इंटू 8 कितना होता है, 1,20,000 और 32, 1,52,000। बेसिक सैलरी कितना हो गया, 1,52,000। बोलो समझ में आया? यस सर। नॉट डीए, डीए बोला था 50% ऑफ बेसिक, तो बेसिक तो मिल गया, तो डीए बस उसी का आधा कर लो, 50% ऑफ 152, हाफ, मतलब 76,000। यस सर, 76,000। कमीशन है नहीं, तो टोटल, टोटल सैलरी ये मिल जाएगा। इसको 10 से डिवाइड करोगे, एवरेज सैलरी 8, 0, 0, 0, 7, 5, 12, 2, 2,28,000, राइट। देखो एवरेज सैलरी, देखो एवरेज सैलरी क्या होगा, 10 से डिवाइड कर लो, 2 लाख, सॉरी 2,28,000 डिवाइड बाई 10 इज 22,800 पर मंथ, है ना। मंथली एवरेज सैलरी कितना मिल गया, 22,800। यस, सैलरी कैलकुलेशन कंप्लीट, अब इसमें पुट कर दो। तो इसमें 10 इंटू 22,800, तो 2,28,000 ये हो गया थर्ड ऑप्शन। और इसमें 30 - 8, इसमें भी 22,800 मल्टीप्लाई करेंगे, 30 - 8 मतलब क्या, 22। 22 में मल्टीप्लाई 30 - 8 तो होता है कितना, 22। यस, इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 5,05,01,600। अब ये चार में से सबसे लोएस्ट ऑप्शन क्या, सबसे लोएस्ट क्या है बोलो। पर लिखे थे ना, लोएस्ट ऑफ फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4, इसमें सबसे लोएस्ट यही है, 2,28,000। और ये माइनस कर दो तो फिर हो जाएगा टैक्सेबल लीव सैलरी। समझ में आया? तो माइनस करो कितना से, 4 लाख से 2,28,000 लेस करोगे, 1,72,000 ये होना चाहिए। यस सर, 1,72,000 ये हो गया आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये कितना नंबर था, 4। बस 5 6 दो क्वेश्चन कंप्लीट कर ले कैसे भी। हाँ, बोलो समझ में आया? तो लीव सैलरी में मेनली रिटायरमेंट के टाइम चार ऑप्शन के याद रखना, और एवरेज सैलरी कैलकुलेशन, जिस दिन रिटायर किए उस दिन तक लेना होगा, लास्ट 10 मंथ्स का लेना है, ठीक है। और उसमें क्या आएगा, बेसिक, डीए पार्ट ऑफ सैलरी, और कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर सेल्स, बस कभी करोगे, राइट। अब बाकी दो क्वेश्चन में एक फिर ग्रेचुइटी आ गया, लेकिन इसमें कॉवर्ड ग्रेचुइटी आया, कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी 1972। यस, इसमें कवर्ड है। और लास्ट क्वेश्चन क्या, एचआरए। एचआरए हम लोग क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए, वो आप लोग कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 करते, ये भी ग्रेचुइटी का। एक पेंशन का ना हम क्वेश्चन करा देंगे आगे, हम करा देंगे पेंशन का क्वेश्चन। पेंशन एक्चुअली लास्ट आ गया था इसीलिए नहीं दिए, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हम अपने मन से करा देंगे अभी, ठीक है। तो वो लास्ट जो ग्रेचुइट, सॉरी लास्ट जो एचआर है, हाउस रेंट अलाउंस हो, तो सैलरी लॉन्ग में किए, तो इसीलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप लोग करोगे, आंसर है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। यस, क्वेश्चन 5 क्या दिया है, मिस्टर अमुल्ला, अमुल्ला, an employee of XYZ Limited retired on November 30, 2023। नवंबर में रिटायर किए, ग्रेचुइटी है, तो इट्स कवर्ड है, तो फिर इसमें जिस, ये तो इजी है, तो लिखो टैक्सेबल ग्रेचुइटी, टैक्सेबल ग्रेचुइटी ऑफ मिस्टर, मिस्टर मिसेस, कुछ मिस्टर मिसेस तो हो ही नहीं सकता, अमुल्ला, AMLYA, अमुल्ला, ब्रैकेट में कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ओके, कवर्ड, नॉट कवर्ड, लास्ट क्वेश्चन था नॉट कवर्ड, इसमें कवर्ड।
तो लिखो सैलरी ग्रेचुइटी रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव किए तो कुछ डिडक्शन एग्जाम्पशन मिलेगा, माइनस करके टैक्सेबल, ठीक है ना। यस, कितना ग्रेचुइटी मिला? 14 लाख। इनको 14 लाख लमसम ग्रेचुइटी मिला। इससे लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 ग्रेचुइटी है ना, 10 और कवर तो सेकेंड, गवर्नमेंट तो फर्स्ट, कवर सेकेंड, नॉट कवर थर्ड, ठीक है ना। यस, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री, तीन ऑप्शन और तीन में से जो सबसे लोएस्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या? एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसिप्ट, कितना बोलो ग्रेचुइटी मिला? 14 लाख। यस सर। सेकेंड ऑप्शन, एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख था ना, वो एज इट इज। तो कवर्ड और कवर्ड दोनों में ये दो ऑप्शन तो एज इट इज है। ऑप्शन थर्ड चेंज हो जाता है, उसमें हाफ इंटू एवरेज सैलरी किए थे, इसमें हाफ नहीं, इसमें 15 डेज सैलरी ऑफ लास्ट ड्रॉइंग, सैलरी ऑफ लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट मंथ जो ड्रॉ किए थे, एवरेज नहीं करना, लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट रिटायरमेंट के मंथ्स में जो ड्रॉ किए थे, इनटू ईयर्स ऑफ सर्विस। सेक्शन को भी लेंगे, अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो उसको भी एक साल समझ लेंगे, ईयर्स एक मान लेंगे, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन भी लेना होगा। और लास्ट मंथ में क्या सैलरी था, और इसमें सैलरी मतलब बेसिक और डीए, डीए पार्ट ऑफ सैलरी, बस और कुछ नहीं लेना। अब देखते हैं 15 डेज सैलरी कैसे करेंगे सर। अरे सिंपल, 15/26, 1 मंथ। नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं? 30 डेज, उसमें 4 संडे आता है एवरेज, तो माइनस करोगे मतलब वर्किंग डेज क्या? 26 वर्किंग डेज। 15 डेज मतलब हाफ नहीं इसमें। तो 15/26 इंटू करोगे सैलरी ऑफ लास्ट ड्रॉइंग, तो देखो लास्ट मंथ में क्या इनको बेसिक मिला था और डीए है, तो डीए कितना मिला था सर? लास्ट मंथ में उनका बेसिक सैलरी था 45,000 रिटायरमेंट के टाइम, हाँ सर। और डीए बोल दिया लास्ट मंथ में 21,000, तो जोड़ लो ना भाई, लास्ट मंथ का तो दे ही दिया। लास्ट ड्रॉइंग्स 42,000 बेसिक था और डीए 21,000। ओके, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी इंटू इन्होंने सर्विस किए थे 28 ईयर्स, 9 मंथ्स, तो 9 तो एक ऐड कर लोगे, 29 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया? क्या बोले? इसमें फ्रैक्शन को भी लेना, फ्रैक्शन को भी लेना, अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो, और इग्नोर कर देना फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स जब वो 6 मंथ और उससे कम है तो। राइट, समझ में आया? तो कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करो, 40 + 20, 63,000 इंटू, कैलकुलेशन करो। अरे कैलकुलेटर इधर रखे। 63,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 26 इक्वल टू जितना आया, इंटू फिर कितना ईयर्स? 29 ईयर्स। ये मल्टीप्लाई करने से होता है 10 लाख। ये लास्ट ऑप्शन, या 10,54,000, 038.46, 038। अब इनमें से लोएस्ट रही है, इनमें से लोएस्ट तो यही है ना, 10,54,038। अब ये माइनस कर दो 14 से, आ गया टैक्सेबल, टैक्सेबल ग्रेचुइटी। तो 14 से लेस कर दो, -14 lakhs, -14 इज इक्वल टू, ये आ रहा है आपका कितना? 3,45,962। यस सर, 345,962, 3,45,962 आंसर। ये आपका टैक्सेबल ग्रेचुइटी, ठीक है ना। अच्छा सर, ऑब्जेक्टिव में और क्या दे सकते हैं? हर साल दे रहे हैं, इसीलिए हम, इसीलिए ना बेटर होगा अगर ऐसा मिले, 2 या 3 क्वेश्चन दे दिया 15 मार्क्स में, 5 5 करके 3, तो बेटर है। तो सर 3 देने से कितना?
देखो ग्रेचुइटी पेंशन तो लास्ट आ गया था इसलिए नहीं दे, फिर भी हमें अभी एक क्वेश्चन करा देंगे। ग्रेचुइटी लीव सैलरी ये करना, और और क्या प्रोविडेंट फंड का तो जो किए थे वो देखना, कुछ और देखना होगा, क्या देखना चाहिए? एचआरए वो देखोगे, और एक चीज हम लोग अभी रेंट फ्री एकोमोडेशन सीखे ना, अप टू अगस्त, अगस्त के बाद फिर सितंबर से चेंज हो गया ना, तो वो हो सकता है एक क्वेश्चन दे दे, 10 मार्क्स में भी दे दे या 5 मार्क्स में दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये सारा जो सैलरी में जो ऑब्जेक्ट एक पार्ट पार्ट कैलकुलेशन कर किए थे पहले ना, वो आपको दे सकता है। या बोल दिया लोन इतना लिए, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग मैंने जब बेसिक क्लासेस ले रहे थे ना उसमें सॉल्व किए थे। खैर हम एक क्वेश्चन अब ले रहे हैं, पेंशन से ले रहे हैं, ठीक है ना, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल मैं अपने तरफ से ले रहा हूं, पेंशन का क्वेश्चन। एग्जाम्पल ए पेंशन का है, ठीक है। मिस्टर दास retired from company on 30th June 2023। मिस्टर दास रिटायर किए कंपनी से, कब रिटायर किए? 30 जून 23 को रिटायर किए। नाउ हिज पेंशन इज फिक्स्ड। बेसिक क्या था, डीए क्या था, पार्ट ऑफ सैलरी, उस पर डिपेंड करते करके पेंशन फिक्स हो जाता है। हिज पेंशन इज फिक्स रुपीज, मान लो 20,000 पर मंथ, कमेंस फ्रॉम जुलाई 23। जून एंड में रिटायर किए, जुलाई एंड में क्या पेंशन मिलेगा? जुलाई से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, जुलाई एंड से, ठीक है, जुलाई 23 से। नाउ ऑन 1/1/2024 he commuted 60% pension and received rupees 4 lakh, एक मिनट 4 लाख 80 नहीं, रिसीव रुपीज 12 लाख। क्या प्रॉब्लम, 12 लाख मान लो। कमिट किए 60% पेंशन, और कितना रिसीव किए? 12 लाख रिसीव किए। ओके, यस सर। तो फाइंड टैक्सेबल पेंशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, मतलब प्रीवियस ईयर क्या 23-24, प्रीवियस ईयर में टोटल कितना पेंशन मिले, वो पेंशन टैक्सेबल देखना है, ठीक है। इसमें दो पार्ट है, एक अनकम्यूटेड पेंशन, रेगुलरली जो पेंशन मिल रहा है हर महीना, और एक होता है कम्यूट। कम्यूट करना सर मतलब क्या होता है ना, हमको वन टाइम चाहिए, हमको वो बोले नहीं हमको पर हर साल नहीं चाहिए, हर महीना नहीं चाहिए, हमको एक साल लमसम दे दीजिए जितना होगा आज, तो हो गया कम्यूट करना। इन्होंने पार्ट कम्यूट किए, सोचे एक बार पूरा पेंशन को एक साथ पैसा ले लेंगे, बाद में सोर्स ऑफ इनकम मेरा खत्म हो जाएगा, तो एक काम करो, 20,000 पेंशन मिलता था, 60% कब जरूरत पड़ गया होगा, शादी ब्याह आजकल पैसा का जरूरत होता ही है, या अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला घर खरीदने का, रिटायर कर गए, एक अच्छा घर लेके शांति से रहे, तो बस उन्होंने क्या किया ना, 60% पेंशन को लमसम उठा लिए एक साथ कंपनी में जाके बोले सर मेरा 60% तक पेंशन, 20,000 मंथली देते थे ना, 60%, मतलब 12,000 रुपया का पेंशन हमको मंथली नहीं दे के उसका जो अमाउंट आज होता है वो पूरा दे दीजिए। कंपनी उसका कैलकुलेशन करके
उसका लाइव कैलकुलेशन एस्टिमेट करेगा, उनको बोलेगा आप कुछ मेडिकल सब टेस्ट करके लेके आइए, एप्लीकेशन जमा दीजिए, बस तो कंपनी सैंक्शन कर दिए और वो कैलकुलेशन करके प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी है ना, उससे 12 लाख रुपया उनको लमसम दे दिए। ये जो 12 लाख लमसम दिए, कम्यूट किए, टैक्सेबल हो जाएगा। और जो अनकम्यूटेड है तो फुल्ली टैक्सेबल है इसमें, लेकिन एग्जाम्शन मिलेगा, ठीक है ना। और इनको ग्रेचुइटी नहीं मिला, एजम्पशन ले रहे, ग्रेचुइटी मिलता तो कुछ और होता, ग्रेचुइटी नहीं मिला, एज्यूम नो ग्रेचुइटी रिसीव। अच्छा, टैक्स दोनों पार्ट ले लेते हैं। पेंशन if gratuity received, if gratuity received, और B gratuity not received। अगर ग्रेचुइटी भी मिला तो पेंशन में टैक्सेबिलिटी क्या होगा, और नहीं मिला तो पेंशन में टैक्सेबिलिटी कुछ चेंजेस है, तो इस क्वेश्चन में पूरा कवर हो जाएगा, राइट। यस, तो सॉल्व करें आप सॉल्यूशन। देखो टैक्सेबल पेंशन, हम लोग को सिर्फ पेंशन देखना है और कुछ, इसलिए बेसिक एक्सेट्रा क्या मिलता था सब कुछ दिया नहीं। टैक्सेबल पेंशन ऑफ मिस्टर दास फॉर द assessment year 2024-25, obviously relating to previous year 2023-24, right? Yes sir। तो टैक्स रूल क्या बोलते हैं, जितना अनकम्यूटेड मतलब जो मंथली मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल है, मंथली जो मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगा, ठीक है, सैलरी में। और अगर वो कमिट किए तो उसमें कुछ डिडक्शन मिलेगा, एग्जाम्शन अलाउ किया जाएगा, राइट। यस सर। तो आप पहले लिखो अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। सर अनकम्यूटेड अभी बोले ना, जो मंथली रेगुलर मिलते जा रहे हैं अनकम्यूटेड पेंशन आगे मिलते जाएगा हर महीना, ठीक है ना। तो उनको मंथली पेंशन फिक्स किए थे 20,000, कब रिटायर किए थे बोलो जून, तो जुलाई से पेंशन मिल जाए, तो जुलाई से तो 20,000 करके मिल रहा था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लेकिन 1 जनवरी 60% कम्यूट कर दिए, तो दिसंबर तक 20,000 करके मिला, ये तो फुल्ली टैक्सेबल। तो लिखो फ्रॉम जुलाई 23 टू दिसंबर 23, तो कितना 6 मंथ्स, कितना करके मिला 20,000, 6 मंथ्स 20,000 करके कितना होता है 1,20,000। फिर फ्रॉम जनवरी 24 टू मार्च 24, क्यों, हम लोग का प्रीवियस ईयर तो 31 मार्च एंड हो गया, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। अब बोलो 20,000 में से कितना परसेंट कम्यूट कर दिए थे, उठा लिए थे लमसम 60%, तो बाकी 40%, तो 20,000 का 40% करो, 20,000 का कितना परसेंट, 40%, 8,000, 8 इंटू 3 महीना 24,000, है ना। तो टोटल अनकम्यूटेड पेंशन प्रीवियस ईयर मिला कितना, 1,44,000। बोलो समझ में आया। तो कितना, कब रिटायर किए, जून एंड में रिटायर किए, जुलाई से इनका पेंशन चालू हो गया 20,000 करके मंथली, और 1 जनवरी 24 में जाके उन्होंने 60% के लिए लामसम उठा लिए, वो कमिट कर दिए, तो उनका दिसंबर तक जुलाई से दिसंबर 6 मंथ 20,000 पूरा पेंशन मिला, वो अनकम्यूटेड है फुल्ली टैक्सेबल। और फिर जनवरी से 60% तो कमिट किया, 40% अनकम्यूटेड है, तो 40% ऑफ 20,000 कितना होता है, 8,000, तो 8,000 कितना जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना मिला, तो अब 24,000, तो 1,44,000 पूरा इस प्रीवियस ईयर में मिला। फिर नेक्स्ट ईयर में आगे मिलते जाएगा, जैसे 8,000 करके आगे पूरा ईयर मिलेगा, तो पूरा ईयर का फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। फिलहाल इस प्रीवियस ईयर 23-24 में अनकम्यूटेड पेंशन इतना टैक्सेबल। बोलो समझ में आया, आ जाना चाहिए, एकदम इजी है भाई। नेक्स्ट, कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन मतलब क्या बोले, लमसम उठा लिया एट ए टाइम, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करके उनका लाइफ एस्टिमेट करके सब कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट देख के उन लोग एक एस्टिमेट करता है, उसमें बेनिफिट इनको भी मिल सकता है, कंपनी को भी मिल सकता है। एस्टिमेट किए थे, मतलब किसी का लाइफ कैसे पहले से एस्टिमेट करके बोल दे प्रॉपर, फिर भी एक आइडिया होता है, फिर भी
अब क्या कब ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एनीवे कम्यूट किए तो लमसम कितना मिला वो लिखो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन ब्रैकेट में 60% कम्यूट किए थे ना, यस वो लिख लिए, ऊपर लिख सकते थे 60% कम्यूटेड। ओके, कितना मिला था बोलो, 12 लाख। यस सर, इससे लेस कुछ डिडक्शन मिलेगा, लेस एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 10A सेकेंड, गवर्नमेंट तो नहीं है ना, गवर्नमेंट फास्ट, गवर्नमेंट नहीं है तो सेकेंड। ग्रेचुइटी 10-10 और पेंशन 10-10A, लिव सैलरी 10-10 डबल ए, ये याद रखना। ग्रेचुइटी 10-10, पेंशन 10-10A और लिव सैलरी डबल ए, गवर्नमेंट फास्ट, अदर देन गवर्नमेंट तो सेकेंड, है ना। और कवर्ड और कवर्ड तो यहाँ सवाल ही नहीं है। ओके, तो एग्जाम्पशन 10-10 डबल ए, इतना 10-10A सॉरी। अब इसमें कितना एग्जाम्पशन मिलेगा ना, इसमें एग्जाम्पशन मिलेगा, उन्होंने अगर 100% कमिट करते, अब पहले इसमें दो ऑप्शन दिया था ना, एक कवर्ड और सॉरी, इसमें फर्स्ट क्या दिया था, ग्रेचुइटी रिसीव। अगर ग्रेचुइटी रिसीव किए तो ये पार्ट कम्यूटेड पेंशन में भी ना, पेंशन में कैलकुलेशन चेंजेस आएगा, इफ ग्रेचुइटी रिसीव और नॉट रिसीव। तो यहाँ यहाँ मेंशन कर देते ग्रेचुइटी रिसीव तो क्या होगा, इफ ग्रेचुइटी रिसीव, ठीक है ना। ये आपका ए पार्ट, एग्जाम्पशन में चेंजेस और कुछ नहीं। क्या करेंगे, 1/3 कर लेंगे। क्या करेंगे, अगर ग्रेचुइटी रिसीव तो 1/3 करोगे, और ग्रेचुइटी नहीं रिसीव किया तो हाफ करोगे, हाफ इनटू। अब समझो अगर कमिट किए 60%, कितना मिला, 12 लाख, तो 100% कमिट करते तो कितना मिलता, वो फाइंड करेंगे, उसको 1/3 करेंगे। यस सर, तो 12 लाख मिला, कितना परसेंट कमिट किए तो 60%, तो उल्टा कर दो 100/60, 60% क्या तो 60/100 होगा ना, तो रिवर्स कर दो। अगर 60% में 12 लाख मिला तो 100% में क्या मिलेगा, वो आप लिख लो, ठीक है। तो मतलब 20 लाख हो जाएगा, देखोगे 20 लाख का 60% करो 12 लाख होता है, तो कैलकुलेशन करो, तो 20 लाख बाई 3, फ्रैक्शन आएगा ना, तो 20 लाख 20 लाख डिवाइड बाई 3 होता है 6,66,000, 6,66,667। तो 12 से लेस कर दो, -12 लाख, ये होता है 5,33,330। ओके, अब दोनों जोड़ लेना, टैक्सेबल पेंशन। क्वेश्चन में सिर्फ बोला कमिटेड, तो सिर्फ कमिटेड पार्ट करोगे, ऊपर का अनकमिटेड नहीं करोगे। अब बोल देगा टोटल, तो अनकमिटेड कमिटेड दोनों कर लोगे, तो 5,77,333 ये हो गया आपका। अगर कम्यूटेड पेंशन है और इसमें ग्रेचुइटी भी मिला है इनको, तो अक्सर ग्रेचुइटी नहीं मिलने से वो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। ये जो हाफ 1/3 कितना, इसको हाफ कर देना, तो 20 लाख बाई हाफ क्या होता है, 10 लाख, तो 12 में से 10 एग्जाम्पशन मिलता है, 2 लाख टैक्सेबल हो जाता, ठीक है ना। हम नीचे लिख के दे रहे हैं, इस सेकेंड, इफ ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड, ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड, तो सिर्फ कम्यूटेड पेंशन में चेंजेस, अनकम्यूटेड एज इट इज रहेगा। तो इसमें रिसीव, पेंशन रिसीव्ड, पेंशन रिसीव्ड कितना रिसीव किए थे बोलो, 12 लाख, लेस एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन है 10-10, ये सेकेंड, गवर्नमेंट नहीं है ना इसलिए सेकेंड भाई, हाफ कर लोगे, हाफ इनटू जो 12 लाख कम्यूट किए थे 60%, तो इनटू 100/60, रेसिप्रोकल कर लेना, मतलब 100% कमिट करोगे कितना मिलेगा वो देख लेना। तो 20 लाख बाई 2 10 लाख, और 10 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो ये हो गया टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन, ठीक है ना। तो कम्यूटेड 2 लाख और अनकम्यूटेड 144 जोड़ते 3,44,000 टैक्सेबल होता, लेकिन ग्रेचुइटी रिसीव करने से पेंशन में डिडक्शन, कम्यूटेड पेंशन में 1/3 कर दोगे, बस ये था क्वेश्चन।
तो ये हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए और जो ऑब्जेक्टिव जितना भी मतलब लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चंस अपना जो रिवीज अपना स्टडी